बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। पिछले टॉपिक में हमने बात की थी वो किस चीज़ की थी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, कि हम किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आज का टॉपिक इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको क्या करूँ, सिर्फ दो मेन पॉइंट्स बताऊँगा। अगर वो दो मेन पॉइंट्स आपको याद रह जाएं तो कोई भी अगर क्लोज्ड सरफेस हो और आपको कहा जाए कि उसका फ्लक्स निकालें तो आप आराम से उसका फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसके देखते हैं कि हमारे पास मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पहला स्टेप ये है कि हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि हमने आज इस टॉपिक में करना क्या क्या है। दूसरा, फ्लक्स फॉर फ्लैट सरफेस। तीसरा, हाउ टू कैलकुलेट फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस। चौथा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, वेक्टर एरिया फॉर क्लोज सरफेस। पांचवा जो हम पे पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे वो कौन सा है? कैलकुलेशंस। किसकी कैलकुलेशन कौन सी है? तो पहला पॉइंट है हमारे पास इंट्रोडक्शन। जैसे कि टॉपिक में है, क्वेश्चन का जो आधा आंसर होता है वो उसकी हेडिंग में ही होता है। हेडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। अब क्या है हमारे पास, ये देखिए क्या है, एक बॉल है। अब ये बॉल क्या है? क्लोज्ड सरफेस है। बॉल क्या है? एक क्लोज सरफेस है। अब मैं क्या करूंगा कि अगर मैं इसके दरमियान में एक चार्ज रख दूं, इसके दरमियान में एक चार्ज रख दूं, तो उस चार्ज से क्या होगी? अगर वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो उससे क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आएंगी, और जब बाहर की तरफ आएंगी तो क्या होंगी? इस सरफेस एरिया में से गुजरेंगी। जब इस सरफेस एरिया में से गुजरेंगी तो यही तो हमारे पास फ्लक्स है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस एरिया में से गुजरती हैं तो इसी चीज़ को तो हम फ्लक्स कहते हैं। और वही फ्लक्स हमने इस क्लोज्ड सरफेस के लिए कैलकुलेट करना है कि अगर फर्ज करें हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, हमारे पास क्या है? एक क्लोज सरफेस है, और ये दरमियान में क्या पड़ा हुआ है? क्यू चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज। और इससे हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं, और अगर बाहर की तरफ निकलती हैं तो ये हमारे पास क्या है? ये सारा ये सरफेस एरिया है। तो इस सरफेस एरिया में से जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी तो यही तो हमारे पास फ्लक्स है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग टू एनी सर्टेन सरफेस एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये क्लोज सरफेस के लिए हम कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे वो आज हमने इस पूरे टॉपिक में देखना है। उसे देखने से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। हमारे पास जो पिछले टॉपिक में हमने निकाला था फ्लैट सरफेस के लिए, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। हमारे पास ये कौन सा फ्लक्स था? किसी फ्लैट सरफेस के लिए फ्लक्स था। फर्ज करें हमारे पास अगर ये एक बुक है तो बुक हमारे पास क्या है? फ्लैट सरफेस है। पूरा ये वाइट बोर्ड हमारे पास क्या है? फ्लैट सरफेस है। तो ये जो फार्मूला है ये फ्लैट सरफेस के लिए है, ये क्लोज सरफेस के लिए होल्ड नहीं करता। फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस, आज हमने जो कैलकुलेट करना है वो फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस है। अब हमारे पास क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स का फार्मूला नहीं है, लेकिन हमारे पास फ्लैट सरफेस के लिए फ्लक्स का फार्मूला है। तो आज हम देखेंगे कि फ्लैट सरफेस वाला फार्मूला यूज़ करके, जो कि फाई इज इक्वल टू ई ए है, हम क्लोज सरफेस का फ्लक्स कैसे निकालते हैं। फ्लैट सरफेस के फार्मूले को यूज़ करके क्लोज सरफेस का फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है? सारी की सारी क्लोज सरफेस है, फ्लैट सरफेस नहीं है। और मैंने पहले क्या कहा था कि हमारे पास जो फार्मूला है वो फ्लैट सरफेस के लिए है। तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि इसमें कुछ ऐसी चेंजिंग्स लाऊंगा कि ये जो क्लोज सरफेस है ये किसी तरीके से मेरे पास फ्लैट सरफेस वाला फार्मूला इस पे होल्ड कर सके। तो मैं क्या करूँगा कि ये हमारे पास अगर बॉल है, वैसे तो इसके लिए फुटबॉल की एग्जांपल ज़बरदस्त रहती है, लेकिन क्योंकि फुटबॉल अवेलेबल नहीं था, बॉल ही अवेलेबल है, लिहाजा इसी से काम चलाते हैं। बॉल क्या है? क्लोज सरफेस है, फ्लैट सरफेस तो नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दूँगा। अब मैंने क्या किया, इस पर एक ये डब्बा सा बना दिया है। मैंने क्या किया, इस पर एक डब्बा सा बना दिया है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इस पर एक पैच सा बना दिया, डब्बा सा बना दिया। अब अगर मैं पूरी बॉल को छोड़ दूं तो ये जो एक सिर्फ ये एक डब्बा सा है, ये मेरे पास क्या फ्लैट नहीं है?
अगर तो ये फ्लैट है, सिर्फ इस डब्बे की बात कर रहा हूँ, तो फिर मैं इस पे फ्लैट सरफेस वाला फ्लक्स का फार्मूला लगा सकता हूँ। अब अगर मैं एक और इधर डब्बा बना दूँ, तो ये डब्बा भी क्या है, फ्लैट सरफेस है, इस पे भी लगा सकता हूँ। इसी तरह मैं पूरे इस बॉल को, पूरी इस क्लोज सरफेस को क्या करूँगा, स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दूँगा। जब स्मॉल पैचेस में इसको डिवाइड कर दूँगा तो मैं क्या करूँगा कि हर पैच का अलग अलग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूँगा। जब हर पैच का अलग अलग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूँगा तो एंड में मैं क्या करूँगा, उन सब पैचेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड कर दूँगा। जब इन सब पैचेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं ऐड कर दूंगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज्ड सरफेस निकल आएगा। कब, जबकि चार्ज जो है वो इसके मिड में पड़ा हुआ हो। ठीक है, थोड़ा सा इसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं कि देखें यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक क्लोज सरफेस है, इसको स्मॉल पैचेस में मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। क्लोज सरफेस है तो यहाँ भी एक पैच बन जाएगा, यहाँ भी पैच बन जाएंगे, यहाँ भी पैच बनेंगे, बहुत सारे इस पर पैचेस से बन जाएंगे। उन सब पैचेस का अलग अलग से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और फिर उसको ऐड अप करेंगे तो क्लोज सरफेस के लिए हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा ड्यू टू चार्ज, जो कि क्या है, इस स्फीयर के मिड में पड़ा हुआ है। टॉपिक के शुरू में मैंने कहा था कि मैं इस टॉपिक की आपकी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, अगर वो याद रह गई तो सारे का सारा टॉपिक आपका ये क्लियर है। तो उसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पहले मैं बता चुका हूँ कि अगर क्लोज सरफेस का हमें फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, ताकि हम उस पर फ्लैट सरफेस वाला फ्लक्स का फार्मूला लगा सकें। फिर उन सारे पैचेस के फ्लक्स वाला जो फार्मूला है फ्लैट सरफेस वाला, जो हमने उन सारे पैचेस के लिए निकाला है, उन सब को हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा इस क्लोज्ड सरफेस का। पहला पॉइंट तो ये था कि स्मॉल पैचेस में डिवाइड करेंगे। अब जो दूसरा मेन पॉइंट आता है उसमें कि वेक्टर एरिया फॉर क्लोज सरफेस। फ्लैट सरफेस के लिए हमने देखा था कि जो वेक्टर एरिया है हमारे पास, वो हम क्या कर सकते हैं कि आउटवर्ड भी ले सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्लेन सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा वेक्टर एरिया। तो फ्लैट सरफेस के हम ये जो वेक्टर एरिया है, ये हम आउटवर्ड भी ले सकते हैं, ये हम इनवर्ड भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्लोज सरफेस के लिए ये रूल नहीं है। क्लोज सरफेस के लिए याद रखना है कि ये जो वेक्टर एरिया है ये हम लेंगे तो प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलरी, लेकिन शर्त ये है कि वेक्टर एरिया फॉर क्लोज सरफेस इज ऑलवेज आउटवर्ड फ्रॉम द क्लोज सरफेस। कि जो वेक्टर एरिया होगा वो इस क्लोज सरफेस के हमेशा आउटवर्ड होगा। अब ये स्मॉल पैच है तो इसका वेक्टर एरिया बाहर, वेक्टर एरिया बाहर, वेक्टर एरिया बाहर, वेक्टर एरिया बाहर। अब ये फ्लैट सरफेस के, ये फ्लैट सरफेस जो थोड़ी सी है, इसका ये वेक्टर एरिया कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो अभी भी पैरेलल सरफेस के ये वेक्टर एरिया क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन क्या है, आउटवर्ड है। अब यही वेक्टर एरिया इस बॉल के इनवर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि तब भी तो 90 का ही एंगल बनाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये रूल हमारे पास क्लोज सरफेस के लिए नहीं है। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस बट आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं हो सकता। तो ये एक चीज़ याद रखनी है। इसकी एग्जांपल्स भी चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, कोई भी क्लोज सरफेस है, जैसे हमारे पास लूडो का दाना होता है, तो क्या ये क्लोज सरफेस है, तो उसका हमें कहा जाए कि इसका वेक्टर एरिया फाइंड करो। तो वेक्टर एरिया इसका इस सरफेस का यहाँ पर होगा, इस सरफेस का यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर। ये सारे क्या हैं, वेक्टर एरिया आउटवर्ड हैं, इनवर्ड नहीं हो सकता, आउटवर्ड होंगे। अभी इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी सिलेंडर है, कोई भी सिलेंडर है, तो सिलेंडर क्या है, क्लोज्ड है बिल्कुल। सिलेंडर के ऐसे क्लोज्ड है बिल्कुल, ऊपर से भी ऐसे कर्व है, ऊपर से भी क्लोज्ड है, नीचे से भी क्लोज्ड है। तो उसका वेक्टर एरिया कैसे निकालेंगे? तो ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर की ये वाली सरफेस फ्लैट है, तो इसका वेक्टर एरिया अपवर्ड होगा। क्यों? एंगल कौन सा बना रहा है, 90 डिग्री का। इसका अलग से निकालेंगे, एंगल कौन सा बना रहे हैं, 90 डिग्री का। इसका अलग से एंगल कौन सा, 90, एंगल कौन सा, 90। लेकिन बात वही कि हमेशा आउटवर्ड होगा। अभी हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे पास क्या है कि एक कोई भी चार्ज है पॉजिटिव क्यू, जो कि इस क्लोज स्फीयर के मिड में पड़ा हुआ है।
तो क्लोज स्फीयर के मिड में पड़ा हुआ है, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड निकलेंगी, ये जो ब्लू कलर की हैं। तो हमें कहा जा रहा है कि अगर आउटवर्ड इस सरफेस में से निकल रही हैं तो इस स्फीयर का फ्लक्स मालूम करो। तो मैंने क्या कहा था, स्मॉल पैचेस में डिवाइड करेंगे। तो ये हमने क्या किया, एक स्मॉल पैच बना लिया। इस पर हमने क्या किया, जैसे ये एक स्मॉल पैच बना लिया है, पूरी बॉल है, इस पर एक स्मॉल पैच बना लिया। अब इस स्मॉल पैच से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरफ जा रही है, बाहर की तरफ, वेक्टर एरिया की तरह, वो भी बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, और ये वेक्टर एरिया ये भी क्या है, आउटवर्ड फ्रॉम सरफेस है। अगर मैं इसी तरह का एक और पैच अगर यहाँ पर मैं बना दूँ, अगर यहाँ पर मैं कोई भी एक और पैच बना दूँ, तो इसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो किस तरफ निकल रही है, यहाँ पर बाहर की तरफ। और अगर मैं यहाँ पर वेक्टर एरिया बनाना चाहूँ तो वेक्टर एरिया हमारे पास किस तरफ बनेगा, वो भी सरफेस के आउटवर्ड बनेगा, इस तरफ। अब फिर भी देखें कि सरफेस से वेक्टर एरिया कौन सा एंगल बना रहा है, 90 का। यहाँ भी पैच से कौन सा एंगल बना रहा है, 90 का, ठीक है। तो हमेशा वेक्टर एरिया क्या होगा, आउटवर्ड होगा। इसी तरह हमने क्या करना है कि इस पूरी सरफेस पे स्मॉल पैचेस बना लेने हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, ये जो इस पैच से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं उसको मैं E1 का नाम दे दूँ, और यहाँ पर ये जो एरिया वेक्टर है इसको मैं A1 का नाम दे दूँ। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसको मैं E2 का नाम दे दूँ, और ये जो वेक्टर एरिया है इसको मैं A2 का नाम दे दूँ। इसी तरह बहुत सारे मैंने क्या किए, पैचेस बना लिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही बना लिए। हमने इस पूरी सरफेस पे पैचेस बना लिए। अब हम उनकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कि उनके जितना भी फ्लक्स निकलेगा उनको ऐड अप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि अगर ये वाली हमारे पास फर्स्ट पैच की अगर हम बात करें तो क्या होगा, इसको मैं φ1 का नाम दे लेता हूँ। अगर φ1 का नाम दूँ तो इस पैच के लिए हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला क्या है, E डेल्टा A हम लिखेंगे, और यहाँ पर E1 है तो यहाँ पर 1 लिख दें, A1 है यहाँ पर 1 लिख दें। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैंने डेल्टा जो है वो A के साथ क्यों लिखा है, E के साथ क्यों नहीं लिखा। वो इसलिए लिखा है क्योंकि 4 से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं, चाहे वो इधर हैं, चाहे वो इधर हैं, चाहे वो इधर हैं, चाहे वो इधर हैं, या इधर हैं या इधर हैं, वो बिल्कुल सेम है, वो चेंज नहीं हो रही। जितनी इस सरफेस में से निकल रही हैं उतनी इधर से निकल रही हैं, उतनी इधर से, इसलिए हम उसके साथ डेल्टा नहीं लिखेंगे। लेकिन क्योंकि हमने सरफेस को स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया हुआ है इसलिए हम उसको लिखेंगे डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3। अब अगर मैं इस पैच की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, φ2 का इसको नाम दे लें, इज इक्वल टू E2 डेल्टा A2। इसी तरह हमने पूरी सरफेस पे स्मॉल पैचेस बनाए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन से लगाएंगे कि बहुत सारे पैचेस हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, n नंबर ऑफ पैचेस हैं। φn इज इक्वल टू En डेल्टा AN, कि बहुत सारे एरियाज हैं उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है, ये बहुत सारे स्मॉल पैचेस इस पूरी सरफेस पे हमने बना दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इन जितने भी ये जो हमारे पास फ्लक्स निकले हैं स्मॉल पैचेस के, स्मॉल पैचेस क्योंकि फ्लैट सरफेस होती है, तो उसको हम क्या करेंगे, अब ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा इस क्लोज्ड सरफेस के लिए। तो इसको हम थोड़ा सा दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि φe किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए, मैं क्या कर लूँगा कि φ1 प्लस φ2 एंड φn तक ये जा रहे हैं, ठीक है। सारे जितने भी स्मॉल पैचेस के फ्लक्स हैं मैंने उनको क्या कर लिया है, ऐड अप कर लिया है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, φe इज इक्वल टू φ1 क्या था, E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2, और यहाँ पर En डेल्टा AN आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, उन सारे पैचेस के फ्लक्स को ऐड अप कर दिया, क्यों, क्लोज सरफेस का हमने फ्लक्स निकालना है। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सारी सरफेस में से एक जैसी है, क्योंकि चार्ज क्या है, मिड में पड़ा हुआ है जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। तो मैं क्या करूँगा कि E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू En, सारी हम क्या करेंगे, इसको E के इक्वल लिख लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, E के इक्वल लिख लेंगे, इस E के। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, फ्लक्स E इज इक्वल टू E1 की जगह E और आगे डेल्टा A1
यहाँ पर क्या होगा, प्लस E2 की जगह भी सिंपल E लिख देंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो डेल्टा A2, और En की जगह भी सिंपल E लिख देंगे और डेल्टा AN। अब क्या मैं यहाँ से E को कॉमन ले सकता हूँ? तो जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, E कॉमन आ गया और यहाँ पर डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 और डेल्टा AN आ जाएगा, फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने बाहर निकली। अब अगर ये जो सारे पैचेस हैं डेल्टा A1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, जितने भी उस पर पैचेस बने हुए हैं, ठीक है, अगर मैं इन सब पैचेस को मिलाऊं, ये हमारे पास क्या है, पैचेस हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 अप टू AN। अगर मैं इन सब पैचेस को मिलाऊं तो हमारे पास इस पूरे स्फीयर का एरिया नहीं बनता है। तो मैं क्या करूंगा, इस सारे की जगह मैं स्फीयर का एरिया लिख दूंगा, मतलब कि एरिया ऑफ स्फीयर, मतलब कि जो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN इज इक्वल टू सिंपल A लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं कि डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN, इसको मैं सिंपल A लिख दूंगा, ठीक है। सिंपल ए इसलिए लिख दूंगा क्योंकि इन सब को जब हम प्लस करेंगे तो स्फीयर का ही तो एरिया निकलेगा, ठीक है। तो हमारे पास एंड पे जो फाई ई हमारे पास आया है वो क्या है, ये चीज़ है। अब इसे हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट 2 स्टेप रह गए हैं वो हमारे पास क्या हैं। ऊपर से थोड़ा सा हम इसको रेज कर रहे हैं। अब ये जो इक्वेशन है फाई ई इज इक्वल टू E। अब एरिया ऑफ स्फीयर, इन सब एरिया को मिला के क्या बनता है, एरिया ऑफ स्फीयर, और उसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या होता है, जैसे एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर होता है, इस तरह एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर होता है, जबकि r इसमें क्या है, रेडियस है। कौन सा रेडियस, ये जो हमारे पास ये रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें फाई ई को क्या मैं इससे लिख सकता हूँ, ई की वैल्यू हमने फील्ड ऑफ फोर्सेस में पढ़ी थी, ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, और हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम वैल्यू पढ़ के आ चुके हैं फील्ड ऑफ फोर्सेस में, तो वही वैल्यू हम इधर पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैंने जस्ट यहाँ पर वैल्यू पुट की है और कुछ भी नहीं किया, जो हम इसी चैप्टर के सेकेंड टॉपिक में निकाल के आए हैं। और यहाँ पर ब्रैकेट में वही 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें कि ये 4 पाई दूसरे 4 पाई से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कट जाएगा, और हमारे पास जो लास्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। यही हम कितनी देर से इसी फार्मूले के पीछे लगे थे, इसी फार्मूले को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर ये हमारे पास फार्मूला किसके लिए है, फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस, फ्लक्स फॉर क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स फॉर क्लोज्ड सरफेस। जो हमारे पास फाई इज इक्वल टू ई ए फार्मूला है वो फ्लक्स फॉर फ्लैट सरफेस है, लेकिन फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास फ्लक्स के लिए फार्मूला आ गया। किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए, अगर हमें फ्लक्स निकालना हो तो। अभी हमारे पास जो लास्ट में फार्मूला आया है, इसकी लास्ट एक चीज़ रह गई थी, अब उसको डिस्कस करते हैं कि फार्मूला हमारे पास क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम देखने लगे हैं कि जो क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ हम देखने लगे हैं कि फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू
क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस is not depend on shape। यानी कि जो क्लोज सरफेस का फ्लक्स है वो शेप पे डिपेंड नहीं करता। ज़रूरी नहीं है कि वो गोल स्फीयर की शक्ल में हो, या ज़रूरी नहीं है कि वो सिलेंडर की शक्ल में हो, या ज़रूरी नहीं है कि किसी भी हमारे पास स्पेसिफिक शेप की हो। ठीक है, वो कोई भी बेढंगी सी हमारे पास शेप हो सकती है, लेकिन शर्त क्या है कि क्लोज्ड होनी चाहिए। अब क्यों नहीं डिपेंड करता वो चीज़ देखनी है। अब अगर तो मैं दरमियान वाली क्लोज सरफेस को देखूँ जो क्या है, एक गोल सरफेस है, स्फीयर की शक्ल में है। अब यहाँ से देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं। अब मैंने क्या किया कि इसी के गिर्द एक बेढंगी सी शक्ल सी बना दी। ठीक है, बेढंगी सी तो बनाई है, लेकिन है क्या, क्लोज्ड है। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो फ्लक्स इस क्लोज सरफेस का होगा जो दरमियान में है, वही फ्लक्स हमारे पास इस बाहर वाली शेप का होगा जो हमारे पास है इस क्लोज सरफेस के बाहर है। यानी इन दोनों का फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। Q बाई एप्सिलॉन नॉट फार्मूला ही लगेगा, यानी कि शेप पे डिपेंड नहीं करती, फ्लक्स क्या होगा, एक जैसा होगा। अच्छा, अगर शेप पे डिपेंड नहीं करती है तो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? दो चीज़ों पे फ्लक्स डिपेंड करता है क्लोज सरफेस का। एक तो डिपेंड करता है Q पे, एक डिपेंड करता है एप्सिलॉन नॉट पे। Q पे किस तरह डिपेंड करता है, यानी कि एक डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है, हमारे पास चार्ज पे डिपेंड कर रहा है कि ये जो हमने दरमियान में चार्ज रखा हुआ है जिससे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं, ये कितने मैग्नीट्यूड का है, बड़ा चार्ज है, छोटा चार्ज है, किस किस्म का ये चार्ज है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो क्लोज सरफेस का फ्लक्स है। दूसरी जिस चीज़ पे डिपेंड करता है वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या है, मीडियम। एप्सिलॉन नॉट मीडियम के लिए यूज़ होता है, यानी कि मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि ये जो क्लोज सरफेस का चार्ज है ये हमारे पास किस मीडियम में पड़ा हुआ है, वाटर में पड़ा है, ग्लास में पड़ा है, क्लोज सरफेस प्लास्टिक की बॉल में पड़ा हुआ है, किस मीडियम में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक चार्ज पे क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स, एक मीडियम पे कि किस मीडियम में ये क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस किस मीडियम की बनी हुई है। ठीक है, याद रखना है कि शेप पे डिपेंड नहीं करता। अब लास्ट मिनट में हम क्या करते हैं, इसको समराइज़ कर लेते हैं। सिर्फ 1 मिनट के अंदर कोशिश करेंगे कि इसको समराइज़ करें कि आज के इस पूरे टॉपिक में हमने असल में किया क्या है। तो मैंने क्या था, मेन पॉइंट पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा कि इस टॉपिक में हम करने क्या लगे हैं कि एक स्फीयर है, उसका हम चार्ज उसके मिड में पड़ा हुआ है, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। दूसरा फ्लक्स फॉर फ्लैट सरफेस, उस स्फीयर के हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम फ्लैट सरफेस वाले फार्मूले को यूज़ करते हैं, स्मॉल पैचेस में स्फीयर को डिवाइड करके। हाउ टू कैलकुलेट फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस, ये हमने देखा कि किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसे स्मॉल पैचेस में डिवाइड करके हर पैच का अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और उसको एड अप कर देंगे। वेक्टर एरिया फॉर क्लोज सरफेस, कि हमारे पास वेक्टर एरिया फॉर क्लोज सरफेस ऑलवेज आउटवर्ड फ्रॉम क्लोज सरफेस होगा, इनवर्ड कभी भी नहीं होगा। परपेंडिकुलर तो होगा प्लेन सरफेस के, लेकिन हमेशा आउटवर्ड होगा। पांचवी चीज़ हमने देखी है कैलकुलेशन, कि उस सारे को हम एड अप किस तरह से करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक क्लोज सरफेस के लिए। इसमें जो हमारे पास MCQs बन सकते हैं वो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास पहली चीज़ है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। दूसरी चीज़ है कि इसमें से MCQs कौन कौन से बन सकते हैं, वो कहेंगे कि E.A जो फार्मूला है ये किस सरफेस के लिए है, फ्लैट सरफेस के लिए है, कर्व सरफेस के लिए है, क्लोज सरफेस के लिए है, ये किस सरफेस के लिए है, तो वो फ्लैट सरफेस के लिए है। उसके बाद हम कहेंगे कि जो हमारे पास क्लोज सरफेस का फार्मूला है वो कौन सा है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, E.A है, दो कोई और आगे फार्मूले दे देगा। तो हमने कहना है कि क्लोज सरफेस के लिए जो फार्मूला है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट है। तीसरी चीज़ जो हमसे वो पूछ सकता है कि जो वेक्टर एरिया ऑफ क्लोज सरफेस है वो क्या होता है, कि आउटवर्ड होता है या कहाँ इनवर्ड होता है। ठीक है, वो नीचे ऑप्शन दे देगा कि आउटवर्ड, इनवर्ड, ठीक है, इंक्लाइंड होगा, किस तरह से होगा। तो जो आपने ऑप्शन टिक करना है वो कौन सा है, कि आउटवर्ड होगा। ठीक है, इसके अलावा जो टॉपिक में हम पूछ सकते हैं कि फ्लैट सरफेस के लिए फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, परपेंडिकुलर प्लेन सरफेस हो तो कब मिनिमम होगा, जब प्लेन सरफेस पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा तब फ्लक्स मिनिमम होगा। तो इस तरह के MCQs इसके बन सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें बन सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए क्लोज सरफेस का, कि अगर चार्ज मिड में पड़ा हो। होप्स हो कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।